इस वीडियो में हम शुरू करेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 1, जिसका नाम है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। अध्याय 1 का क्या नाम है? पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। इस अध्याय 1 में जो भी प्रश्न दिए हैं उन सभी को हम इस वीडियो में करेंगे। तो यहाँ है नीचे, ये आपकी बुक में दिए हैं। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण प्रश्न 1 है, मानचित्र क्या है और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। प्रश्न क्या है? मानचित्र क्या है और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। इसके मुख्य घटक क्या है और इसके मुख्य घटक भी बताने हैं। प्रश्न एक बार फिर रिपीट करता हूं, यानी कि प्रश्न 1 है, मानचित्र क्या है और इसका उपयोग कैसे करते हैं। मानचित्र क्या है और इसका उपयोग कैसे करते हैं। इसके मुख्य घटक क्या है, इसके घटक भी बताने हैं। तो इसका उत्तर होगा, मानचित्र कुछ क्षेत्रों का चित्रण या रेखांकन होता है। मानचित्र क्या होता है? कुछ क्षेत्रों का चित्रण या फिर रेखांकन होता है। यह एक छोटा क्षेत्र, गांव, कस्बा आदि हो सकता है, यानी एक छोटा क्षेत्र भी हो सकता है, एक बड़ा क्षेत्र जैसे आपका जिला या राज्य या भारत जैसा बहुत बड़ा क्षेत्र हो सकता है, यानी कि ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा क्षेत्र भी हो सकता है, या यहाँ तक कि पूरा विश्व भी हो सकता है, या फिर पूरा विश्व भी हो सकता है। इसका उपयोग हम किसी स्थान, दूरी, सीमाएं, मार्ग, आकार और आकृति आदि जानने के लिए करते हैं। मानचित्र के 3 महत्वपूर्ण घटक। मानचित्र के कितने घटक हैं? 3 महत्वपूर्ण घटक है, दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। क्या है? दूरी है, दिशा है और प्रतीक चिन्ह है। ये हो जाता है पहले प्रश्न का उत्तर। अब देखें प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 है, निर्देशांक क्या है? पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जा सकता है। प्रश्न है, यानी निर्देशांक क्या है? पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जा सकता है, यह प्रश्न। इसका उत्तर होगा, अक्षांश और देशांतर दो निर्देशांक है। क्या है? अक्षांश और देशांतर दो निर्देशांक है। पृथ्वी पर किसी भी स्थान को चिन्हित करना, जिसे अक्षांश और देशांतर ग्रिड की सहायता से सटीक रूप से परिभाषित किया जा सकता है। ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब देखें प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित है। प्रश्न क्या है? देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा, स्थानीय समय को पृथ्वी के घूर्णन के संबंध में किसी स्थान की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। देशांतर में प्रत्येक 15 डिग्री के लिए समय क्षेत्र में 1 घंटे का बदलाव होता है। देशांतर के लिए क्या होता है? प्रत्येक 15 डिग्री के लिए समय क्षेत्र में 1 घंटे का बदलाव होता है। आगे है, वैश्विक क्षेत्रों में समय को स्थिर रखने के लिए अनुदैर्ध्य विभाजन का उपयोग करके मानक समय क्षेत्र बनाए जाते हैं। ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। आगे है, आइए पता लगाना है प्रश्न 8 पर दिए गए चित्र 1.1 में, यानी पेज 8 पर चित्र दिया है 1.1। प्रश्न 1 है, चिकित्सालय को अंकित कीजिए। प्रश्न 1 क्या है? चिकित्सालय को अंकित कीजिए। तो इसे लिखेंगे हम चित्र में, जैसे कि चित्र दिया है। यहाँ पर है रेलवे स्टेशन और यह है विद्यालय। यहाँ पर है चिकित्सालय, यह है आवासीय भवन। यहाँ पर है नगर पंचायत, यह है बाजार। यहाँ पर है संग्रहालय, यह है बैंक। प्रश्न 1 क्या है? प्रश्न 1 है, चिकित्सालय को अंकित कीजिए। अब इसमें चिकित्सालय कहाँ है? यह है चिकित्सालय। इसको अंकित कर देंगे, यानी इस पर हम क्या करेंगे? गोला बना देंगे। ये हो गया चिकित्सालय, यानी चिकित्सालय को हमने अंकित कर दिया। अब दूसरा प्रश्न क्या है इसमें? ये दूसरा प्रश्न है, नीले रंग से दिखाए गए क्षेत्र क्या दर्शा रहे हैं। यानी इसमें जो नीला क्षेत्र है वो क्या दर्शा रहा है? तो नीला क्षेत्र दर्शाता है पानी। नीला क्षेत्र क्या दर्शाता है? पानी दर्शाता है। यानी इसमें जहां भी नीला क्षेत्र है वो पानी दर्शा रहा है। ये हो गया प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। अब देखें प्रश्न नंबर 3।
प्रश्न 3 है, विद्यालय, नगर पंचायत या सार्वजनिक उद्यान में से रेलवे स्टेशन से कौन सा स्थान सबसे अधिक दूरी पर है? यानी कि विद्यालय, नगर पंचायत या सार्वजनिक उद्यान में से रेलवे स्टेशन से कौन सा स्थान है वो सबसे ज्यादा दूरी पर है? तो इसका उत्तर होगा सार्वजनिक उद्यान। यानी कि रेलवे स्टेशन से सबसे ज्यादा दूरी पर है वो क्या है? सार्वजनिक उद्यान। ये हो गया इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, आगे है, कक्षा के एक क्रियाकलाप के रूप में 3 या 4 विद्यार्थियों के अलग अलग समूह बनाइए। क्या करना है? कक्षा के क्रियाकलाप के रूप में 3 या 4 बच्चों के यानी विद्यार्थियों के अलग अलग समूह बना लें। प्रत्येक समूह से अपने विद्यालय तथा उस तक जाने वाले कुछ मार्गों और पड़ोस के भवनों का मानचित्र बनाने को कहिए। प्रत्येक समूह से क्या कहना है? अपने विद्यालय से यानी घर से विद्यालय में जाने और जो भी मार्ग मिलते हैं और पड़ोस के भवन, अब जो भी भवन वगैरह है उनका मानचित्र बनाने को कहिए। अंत में सभी मानचित्रों की तुलना कीजिए। अंत में क्या करना है? जिन बच्चों ने, जिन समूहों ने चित्र बनाए हैं उनकी तुलना और उन पर चर्चा कीजिए। और क्या करना है? उनकी चर्चा करनी है, यानी उन चित्रों पर, उन मानचित्रों पर चर्चा करनी है। जैसे किसी एक समूह ने ये चित्र बनाया है, यानी ये मानचित्र बनाया है, यहाँ पर उसका घर है, ये विद्यालय है, यहाँ भोजनालय, सड़क, बाजार, ये बगीचा, ये मानचित्र बनाया है किसी समूह ने। ऐसे मानचित्र दूसरे समूहों ने भी बनाए होंगे, उनकी आपस में तुलना करनी है, उनसे बातचीत करनी है, यानी उन मानचित्रों पर बातचीत करनी। आगे है, आइए पता लगाएं। आइए पता लगाएं, यह है प्रश्न 10 यानी पेज नंबर 10 पर। प्रश्न 1 है, किसी विद्यालय के खुले मैदान का एक साधारण मानचित्र बनाइए। क्या करना है? किसी विद्यालय के खुले मैदान का एक साधारण मानचित्र बना। मान लीजिए कि यह 40 मीटर लंबा है। इसकी लंबाई कितनी है इस मैदान की? 40 मीटर और 30 मीटर चौड़ा है, और उसकी जो चौड़ाई है वो 30 मीटर है। आयताकार क्षेत्र है। क्षेत्र कैसा है? आयताकार, यानी आयत के आकार का। इसे अपने रूलर स्केल की सहायता से 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 10 मीटर के स्केल पर सटीक ढंग से खींचिए। यानी कि जब हम 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 10 मीटर हो जाएगा ये। तो उसका ये 1 सेंटीमीटर और 10 मीटर, जबकि ये 40 मीटर है, तो कितने सेंटीमीटर खींच देंगे? ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 40 मीटर। उसकी चौड़ाई है 30 मीटर। कितनी है? 30 मीटर। तो इसकी जो चौड़ाई वाली लाइन खींचेंगे वो कर देंगे 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, तो 3 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगी 30 मीटर। यानी कि इसकी जो लंबाई है वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया 40 मीटर, इसका मतलब हो गया 30 मीटर। इस प्रकार से चित्र बना दोगे आप। अब है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, अब इस आयताकार क्षेत्र के विकर्ण को मापिए। अब क्या करना है? इस आयताकार क्षेत्र के विकर्ण को मापना है, यानी कि कोने से कोने तक मापना है। आपके द्वारा की गई माप कितने सेंटीमीटर की है? यानी आपने जो विकर्ण मापा है वो कितने सेंटीमीटर है? स्केल की सहायता से खेल मैदान के विकर्ण की वास्तविक लंबाई की मीटर में गणना कीजिए। यानी कि इसकी वास्तविक लंबाई कितनी होगी? जैसे विकर्ण आया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 50 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मीटर। तो 5 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया? 50 मीटर। ये हो जाएगी इसकी वास्तविक लंबाई, यानी कि विकर्ण की वास्तविक लंबाई हो जाएगी 50 मीटर। ये हो जाएगा इसका उत्तर। आगे है, आइए पता लगाएं। ये है पेज नंबर 10 पर। प्रश्न 1 है, लघु नगर के मानचित्र पर पुनः विचार कीजिए। क्या करना है? लघु नगर के मानचित्र पर पुनः विचार करना है। नीचे दी गई सूची में सही और गलत कथनों की पहचान कीजिए। यानी कि नीचे कुछ कथन दिए हैं, हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन है, बाजार चिकित्सालय के उत्तर में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गलत। बाजार चिकित्सालय के दक्षिण में है। अगला है, संग्रहालय बैंक के दक्षिण पूर्व में है। यानी जो संग्रहालय है वो बैंक के दक्षिण पूर्व में है,
तो ये भी हो जाएगा गलत। संग्रहालय बैंक के दक्षिण में, संग्रहालय कहाँ है? बैंक के दक्षिण में। अगला है रेलवे स्टेशन चिकित्सालय के उत्तर पश्चिम में है, यानी जो रेलवे स्टेशन है चिकित्सालय के उत्तर पश्चिम में, तो इसका उत्तर हो जाएगा सही। रेलवे स्टेशन चिकित्सालय के उत्तर पश्चिम में है। रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? चिकित्सालय के उत्तर पश्चिम में है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला कथन है झील आवासीय भवन के उत्तर पश्चिम में है। झील कहाँ पे? आवासीय भवन के उत्तर पश्चिम में, तो इसका उत्तर होगा गलत। झील आवासीय भवन के दक्षिण पश्चिम में है। झील कहाँ पर है? आवासीय भवन के दक्षिण पश्चिम में है, ये हो जाएगा इसका उत्तर सही। आगे है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 है अपने विद्यालय को प्रारंभिक बिंदु मानते हुए क्या आप जानते हैं कि आपका घर लगभग किस दिशा में स्थित है? यानी कि आपका घर है विद्यालय से कौन सी दिशा में है? अपने शिक्षक और माता पिता से चर्चा कीजिए। इसके बारे में अपने शिक्षक और माता पिता से चर्चा करनी है। इसका उत्तर है मेरा घर पूर्व दिशा में स्थित है, यानी कि मेरा जो घर है पूर्व दिशा में स्थित है स्कूल से। आपका घर कौन सी दिशा में है उसी के बारे में आप यहाँ लिखोगे। आगे आइए पता लगता है, ये है पेज नंबर 11 पर। अपने घर, विद्यालय और कुछ अन्य महत्वपूर्ण भू चिन्हों सहित अपने स्थान या अपने गांव का एक मानचित्र बनाइए। यानी जहां भी आप रहते हैं वहां का मानचित्र बनाइए। चतुर्दिश को दर्शाइए और चारों दिशाओं को दर्शाइए और दर्शाई गई कुछ महत्वपूर्ण आकृतियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्हों का उपयोग कीजिए। यानी कि चिन्हों का उपयोग कीजिए जो कि वहां पे महत्वपूर्ण आकृतियां दी गई है, जो चित्र 1.2 में दर्शाए गए हैं। यानी कि ये नीचे चित्र दिया है, इसमें जो दर्शाए गए हैं, जैसे कि चित्र 1.2 यहाँ पर है रेलवे लाइन, बड़ी लाइन। अगर आपको बड़ी लाइन दिखानी है मानचित्र में तो ये वाला निशान बनाएंगे। छोटी लाइन के लिए ये वाला निशान। रेलवे स्टेशन के लिए ये वाला निशान बना देंगे। आगे सड़कें, पक्की सड़क, जब पक्की सड़क दिखानी है तो ये निशान बनाएंगे, कच्ची सड़क दिखानी है तो ये निशान बनाएंगे। आगे सीमा, अंतरराष्ट्रीय, अगर आपको अंतरराष्ट्रीय सीमा दिखानी है तो ये वाला चिन्ह बनाएंगे। राज्य दिखानी है तब ये, जिला दिखाना है तब ये, नदी दिखानी है तो ये वाला निशान बनाएंगे, कुआं दिखाना है तो ये वाला निशान बनाएंगे, तालाब दिखाना है तो ये वाला निशान, नहर दिखानी है तो ये वाला निशान, सेतु या पुल दिखाना है तो ये वाला निशान बना देंगे। मंदिर के लिए ये वाला, गिरजाघर के लिए ये निशान, मस्जिद के लिए ये निशान और छतरी के लिए ये है ये वाला निशान। आगे है डाकघर, अगर आपको डाकघर दिखाना है तो वहां लिखेंगे पीओ। आगे डाक एवं टेलीग्राफ कार्यालय, अगर आपको डाक एवं टेलीग्राफ कार्यालय दिखाना है तो क्या लिखेंगे? पीटीओ। पुलिस स्टेशन, अगर पुलिस स्टेशन दिखाना है तो पीएस लिखेंगे। वो अगर बस्तियां दिखानी है तो ये वाला निशान, कब्रिस्तान दिखाना है तो ये वाला निशान, अगर वृक्ष यानी पेड़ दिखाने हैं तो ये निशान और घास दिखानी है तो ये वाला निशान बना देते हैं। ये सभी निशानों का हम प्रयोग करते हैं मानचित्र बनाने के लिए। जब इन चीजों को दिखाना होता है, इन चीजों को, तो ये वाले निशान बनाए जाते हैं। ये हो जाता है हमारा पेज नंबर 11 पर। आगे है आइए पता लगाएं, ये है पेज नंबर 13 पर। प्रश्न है यदि आपको काले पक्ष की ओर से खेलना हो, कहां से खेलना हो? काले पक्ष की ओर से, और उसी विधि से प्रत्युत्तर देना हो, और क्या करना हो? उसी विधि से प्रत्युत्तर देना हो, तो इन्हीं नियमों का उपयोग करते हुए अपनी चाल लिखिए। तो इसका उत्तर होगा आपकी चाल ज्यादा घ7 से घ5 पर चला जाता है। कहां पर चली जाएगी? घ7 से घ5 पर चली जाएगी, ये हो जाएगा इसका उत्तर। आगे आइए पता लगाएं, ये है पेज नंबर 16 पर। प्रश्न है यदि आपकी कक्षा में ग्लोब या मानचित्रावली में स्पष्ट रूप से अक्षांश और देशांतर अंकित हैं तो 1 मुंबई, 2 कोलकाता, 3 सिंगापुर और 4 पेरिस के अक्षांश और देशांतर के लगभग मान को लिखने का प्रयास कीजिए।
इसका उत्तर होगा शहरों के अक्षांश और देशांतर मान। पहला है मुंबई, अक्षांश 19 अंश उत्तर होगा, देशांतर 72 अंश पूरब होगा। दूसरे नंबर पर कोलकाता, अक्षांश 22 अंश उत्तर होगा, देशांतर 88 अंश पूरब होगा। तीसरे नंबर पर है सिंगापुर, अक्षांश 1 अंश उत्तर होगा, देशांतर 103 अंश पूरब होगा। चौथे नंबर पर है पेरिस, अक्षांश 48 अंश उत्तर होगा, देशांतर 2 अंश पूरब होगा। ये हो जाएगा इसका उत्तर। यानी कि इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, यानी कि पहले भाग में रखते हैं इतना ही। इससे आगे हम करेंगे इससे अगली वीडियो में, यानी कि दूसरे भाग में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।